सही है। अब देखिए मैंने कहा कि जो पानी का जो टॉप सरफेस है एक्चुअली में पानी नहीं है, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है। लिखो तो, देखिए पानी का टॉप सरफेस पानी नहीं है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। जस्ट लाइक रबर शीट ट्रम्पोलिन कह सकते हो, जस्ट लाइक रबर शीट ट्रम्पोलिन कह सकते हो। तो ये अगर ऐसा अगर मैं देखूँ, ये अगर मैं ऐसा देखूँ, तो पानी का जो बल्क वाला पोर्शन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो तो अंदर है। हम बात करने वाले हैं आज का जो ये जो फ्लूइड हमारा जो सेक्शन है, वो सब का सब इसके टॉप मोस्ट सरफेस की बात। हम आज बात करेंगे टॉप सरफेस की, टॉप सरफेस की बात करेंगे, टॉप सरफेस की बात करेंगे। देखो एक्चुअली तुम्हें एक चीज बताऊं, फ्लूइड को क्रैश कोर्स में समझना उतना आसान खेल नहीं है, क्योंकि फ्लूइड तो देखो रेगुलर कोर्स में भी हालत खराब रहती है। फ्लूइड और वेव 11th के जो दो ऐसे चैप्टर हैं, उसको क्रैश कोर्स में समझने में बहुत दिक्कत है। आप थोड़ा आराम से अगर बातों को समझोगे तो हम एक जब आइडिया लेते हुए चलेंगे तो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्लूइड का टॉप सरफेस ये हमारा टारगेट है, हमको तो बल्क से कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर। अच्छा अब जरा तुमको एक एक चीज बताता हूँ, एग्जांपल के तौर पर तुम देख सकते हो। अच्छा कुछ बच्चों वाली बातें, जैसे कोहेसिव फोर्स जानते हैं, कोहेसिव फोर्स सेम मटेरियल में लगता है तो कोहेसिव है ना, फटाफट लिख दो एक बार चट से। कोहेसिव, कोहेसिव सेम में लगा तो, सेम में लगा तो हमारे पास कोहेसिव है, और अगर डिफरेंट में लगा तो एडिसिव, और अगर डिफरेंट में लगा तो एडिसिव, डिफरेंट में लगा तो एडिसिव, डिफरेंट में लगा तो एडिसिव, सेम में लगा तो एडिसिव, डिफरेंट में लगा तो एडिसिव। सही है? चलिए तुम घर पे आज जाना और मोबाइल निकालना, मोबाइल में उसके अंदर जाने के बाद से तुम क्या करना, एक बार एक फोटो देखो जिसमें बच्चे ट्रम्पोलिन पे खेल रहे होते हैं, जूम करो वो फोटो। और छोटे में जब तुमने 12th की जब तुम रहे हो तो वहाँ पे देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नीडल को वाटर के टॉप सरफेस पे रखते हैं, नीडल को वाटर के टॉप सरफेस पे रखते हैं। जैसे ही नीडल को वाटर के टॉप सरफेस पे रखते हैं तो वो नीडल जो है, नीडल अगर गौर से देखोगे तो नीडल डूबता नहीं उसके ऊपर, तैरता रहता है। लेकिन अगर अपन खुद से रखने जाए तो रखी में डूब जाएगा। हाँ लेकिन 100 बार 200 बार अगर पेशेंस रख के रखोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो तैर लेगा। ड्रिल मतलब कौन सा ड्रिल, जब अपन सुई होती है सुई कपड़े से तो हो सकता है कोई करे तो एक ही बार में आ जाए। हमने क्लास में वहाँ पे करके दिखाया था, जो वो होता है ना हमारे पास जैसे पिन करते हो आप, एक आती है ना प्लास्टिक केस, उसको रख के बहुत पेशेंस से अगर करोगे तो एक समय आएगा जब वो नहीं डूबेगा। मच्छर भी तो सरफेस टेंशन के सहारे ही उसके अंडे वंडे चलते हैं। वो तो मच्छर क्या करता है, पानी के सरफेस पे बैठा और उस पर उसने अंडे दिए, उसके अंडे उसके ऊपर पड़े रहते हैं। तो फिर तुमने सुना होगा कि उसके ऊपर केरोसिन ऑयल का छिड़काव कर दिया जाए ताकि सरफेस टेंशन कम हो जाए और डूब जाए। तो मच्छर बेचारा मेहनत करके गया था और पानी के बाद कुछ नहीं मिलता। तो ये सरफेस टेंशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके हेल्प से हम पूरा का पूरा फिजिक्स, एक तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम जरा सोचो सरफेस टेंशन पहली बात लगेगा कहाँ, सरफेस पे लगेगा। अब मान लो ये मेरा नीडल है, थोड़ा जूम करके देखे तो नीडल हमारा ये है। अब मैं अगर इसको ऐसे रखता हूं सामने तो इस रॉड का, और ये रॉड पानी में है, मानो पानी के टॉप पे, और इसको पानी के टॉप पे बीच में रखा तो एक पोर्शन इसको तुम्हारे तरफ दिख रहा होगा और एक जो मुझे दिख रहा है वो तुमको नहीं दिख रहा। सोच के देखो, सोच के देखो। तो रॉड में एक एंड तो मेरी तरफ और एक वाला एंड तुम्हारी तरफ है। दो एंड इसके हो सकते हैं, दो एंड इसके हो सकते हैं। एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। लिखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो डिस्कशन ऑन निडल, डिस्कशन ऑन निडल केप्ट on the surface of liquid, discussion on needle kept on surface of liquid, needle kept on surface of liquid। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो
जैसे ये कोई चीज है मेरे पास और मैंने इसके ऊपर डाल दिया मोबाइल, इसके ऊपर मोबाइल डाला, अपने को अगर दिखेगा मोबाइल डालते ही ये बिल्कुल फ्लैट तो रहेगा नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे एंगल पे आएगा, यू आएगा एंगल। ये जो एंगल पे आया है ये एंगल नीचे से देखना हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है कि नहीं, वो अगर थीटा है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। मेरे हाथ में ये जो तुम देख रहे हो कपड़ा, इस कपड़ा अगर फोर्स है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक उस तरफ से दूसरा इस, अच्छा दो कंपोनेंट क्यों आए? क्योंकि मेरा जो मोबाइल है अगर ये कोई इसके दो सरफेस आ रहे हैं ना तो दो कंपोनेंट आएंगे। अगर यही हाल इस निडल का भी तो होगा, सोच के देखो, मैं निडल को डुबोता हूं, इसके भी तो दो सरफेस बन रहे होंगे, एक इस, क्योंकि जब इसका वजन बढ़ेगा तो ऐसे दबेगा, यही तो होता तो यही होगा। तो जैसे ही तुम निडल डालोगे, अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, तुमने इसी डायग्राम को यहां पे देखा तो तुम देखो कहानी कुछ ऐसी होगी, ये निडल मेरा उस पे जाएगा, एक सरफेस ऐसा, दूसरा सरफेस ऐसा, एक एंगल यहां से, दूसरा एंगल यहां से। हम क्या देख रहे हैं? हम उस निडल का क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन है तो ये पूरा अंदर में, हम इसको इतना देख रहे हैं तो भैया ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो सकते हैं। तो अब तुम जरा साथ साथ फटाफट डायग्राम भी बनाते चलो। ये हमने निडल को इसके अंदर डुबाया, तो इस निडल का mg बैलेंस करना है, तो mg में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लगेगा नीचे, लेकिन उस mg को बैलेंस करने के लिए दो फोर्स मिलेंगे और फिर तब जाके वो mg हमारा ऊपर की तरफ बैलेंस होगा। तो मान रहे हो? यही जो कंडीशन आती है ना, ये कहलाती है सरफेस टेंशन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खूब सारे सवाल अपने को इस पे करने के लिए मिलेंगे, खूब सारे सवाल, समझ रहे हो? देखो क्या कर सकते हैं, नीचे क्या लगा देंगे अपन, mg, ये व्हाटएवर द फोर्स इट इज, इसका एक कंपोनेंट ऊपर तो आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक ये दो फोर्स ऊपर जाएंगे, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। दो फोर्स ऊपर जाएंगे, उसको बैलेंस कौन करेगा? उसको बैलेंस करेगा इसका mg, दोनों फोर्स को बैलेंस करेगा। थोड़ी बात करेंगे, आराम से फील आएगा। ये अगर इस चैप्टर को अपन ऐसे सोचे कि तुरंत फील आ जाए तो बड़ा मुश्किल है, ये आराम से फील आए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। पूरी बात तुमको सुननी पड़ेगी पेशेंस से, नहीं तुम याद करो, तुम किसी भी लड़के से बात करो, फ्रूट छोड़ने के लिए होते हैं, छोड़ देंगे फ्रूट के समान, लेकिन अपने को जब करना है तो उसकी बात को समझना नहीं। छोटा है ना, छोटा है तो आराम से समझोगे तो बात। सबसे ज्यादा तुमको अगर ध्यान में हो तो फ्रूट में बच्चा परेशान होता है सरफेस टेंशन में, एक सरफेस दो सरफेस, टीएल क्यों ले लिया यहाँ, टूल टीएल क्यों ले लिया, ऐसा ऐसा करके आराम से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो डायग्राम बनाइए, डायग्राम अपने आप में सवाल। सरफेस टेंशन ऐसे टाइम पास करने की बात मुझसे पूछो, मान लो इसका नाम टीएल होता, मान लो अभी तो बस मान लो कोई फोर्स है, नाम उसका टीएल हो सकता है, तो इस टीएल का एक कंपोनेंट इधर जाता, क्या बोलते हैं उसका नाम? टीएल cos थीटा, तो इसका नाम होता है टीएल cos थीटा। अच्छा, क्या हमको टीएल cos थीटा से काम है? नहीं, अपने को तो ऊपर से काम है, तो अपने को काम है टीएल sin थीटा से, अपने को काम है टीएल sin थीटा से, तो इसका भी तो होगा टीएल sin थीटा। तो दो टीएल sin थीटा मिलके mg को बैलेंस करेंगे, हम भी तो वही चाहते थे mg मेरा बैलेंस हो जाए। अच्छा, इसका मतलब कुल मिला के ऐसे बहुत सारे काम अपने को यहाँ करने हैं जिसमें फोर्स को बैलेंस करना है। छोटे छोटे डायग्राम पे बहुत सारी कहानी इसके अंदर बन के आती है, छोटे छोटे डायग्राम में 2 दिन लगेगा तब जाके सरफेस टेंशन पे कमांड हो। मिटाओ कैसे? चलो इसको हटा। अब तुम आराम से एक बात समझो, मेरे पास एक सिचुएशन है, कह रहा है कि बल्क में स्थिति कैसी होती है। ठीक है बच्चों, एक मैंने ऐसा कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है बढ़िया तरीके से। अच्छा, सरफेस टेंशन किस किस के बीच लग रहा होता है? पानी के मॉलिक्यूल ही पानी के मॉलिक्यूल को खींचते होंगे। सोचो, पानी के मॉलिक्यूल ही पानी के मॉलिक्यूल को खींचते होंगे। इतना अगर तुमने समझ लिया ना कि सरफेस टेंशन में पानी का मॉलिक्यूल ही पानी के मॉलिक्यूल को खींचता है, तो तुमको बस इसी बात से, जितनी बार मैं इसको भिंगाऊंगा तो जितनी तरफ से भिंगेगा उतनी ही तरफ तो लगेगा ना सरफेस टेंशन। इसको ऐसा यूज करो कि ये तुम्हारे पास ये ब्लैक एंड रेड कलर का है, इसको तुम ऐसा पकड़ो और कोई येलो कलर के पेंट में इसको डुबो। पेंट थोड़ा गाढ़ा होता है, उसमें अच्छा फील आएगा, उसमें डुबो और डुबा के उठा के देखो तो पेंट कितनी तरफ लगेगा। अगर तरीके से डुबो, पूरा उसके अंदर घुसेड़ नहीं देना है, तब तो डूब गया तो बायोन्सी लग जाएगा ना। फिर तो अपने को डुबाना नहीं है। बायोन्सी कब लगता है? जब कुछ पोर्शन डूबेगा तब बायोन्सी। यार बायोन्सी तो लग नहीं सकता, ये तो डूब ही नहीं रहा है, ये तो बस सरफेस को ऐसे छू के ऊपर खेल कर छुआ निकल गया। तो उस कंडीशन में अगर इसको मैं पेंट के अंदर ऐसे रखूंगा तो थोड़ा पेंट तुम्हारी तरफ से लगेगा, थोड़ा पेंट मेरी तरफ से लगेगा। इसका मतलब जब मैं इसके अंदर इसको रखूंगा तो पानी का एक एक मॉलिक्यूल की बात करो तो पानी के हर मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे वाले को अपनी तरफ खींचते हैं।
तो पानी का हर मॉलिक्यूल जो बिल्कुल बल्क में पड़ा हुआ है उसको खींचने के लिए तो उसके पास पड़ोसी के लोग अवेलेबल है। तो उस पे अंदर में अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ बल्क में क्या स्थिति है, तुम बोलोगे बल्क के हर मॉलिक्यूल पे F नेट 0 लिखता है। परंतु टॉप वाले मॉलिक्यूल का क्या, टॉप वाले 2-3-4 लेयर की अगर बात करते हैं अपन, टॉप वाले अगर 2-3-4 लेयर की बात करो तो उसके मॉलिक्यूल को देखो, अगर मान लो यहाँ की बात कर लेते हो तो नीचे खींचने के लिए तो है दूसरे मॉलिक्यूल, यहाँ के मॉलिक्यूल किधर खींचने के लिए है, यहाँ भी खींचने के लिए, लेकिन ऊपर के लिए कोई नहीं। एक समय पे देखो अगर ये और ये बैलेंस हो गए तो सारे के सारे नीचे दब रहे हैं। और ऐसा 3-4 लेयर अगर पकड़ लोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि वाटर का जो टॉप लेयर है उसका 2-3-4 लेयर उसमें ये नीचे की तरफ खींचा हुआ है ओवरऑल, बाकी तो बैलेंस हो गए लेकिन नीचे की तरफ खींच गया। और किसी चीज को अगर खींच के रखोगे वो टाइट हो जाएगा, खींच के रखो टाइट हो जाएगा। और ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को बैठने के लिए तो कंफर्टेबल है। हाँ, हम वजन डालेंगे हमको फील नहीं होगा, हम पानी के अंदर उंगली डालते थे कहाँ पानी रबड़ जैसा लगता है, जिस दिन पानी तुमको रबड़ जैसा लगेगा वो पानी पियोगे नहीं, अरे बेकार है पानी, अपने को फील नहीं होता क्योंकि हमारे पास अथाह शक्ति है सरफेस टेंशन के रिस्पेक्ट। तो हमने हमारे छूने से नहीं लगेगा, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट से अगर तुम टच कराओगे तब तुमको ऐसा फील होगा। तो कहाँ लगेगा सरफेस टेंशन, वाटर का जो टॉप मोस्ट लेयर होगा 3-4 उसी पे लग जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें इसके हैं, इसको हम समझ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बात बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन है बहुत सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुमको एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, पहले तो फिर से देखो इसकी सिचुएशन को। मैं इसको अगर पानी के अंदर डुबाऊंगा, इसके सरफेस टेंशन 2 तरह से लगेगा, एक इस तरफ से दूसरा मेरी तरफ से। अच्छा, यानी कि इसी का एक वर्जन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जो ये वाला सिचुएशन था, जो क्रॉस सेक्शन था उसको तो हमने यहाँ वाले को तो जूम करके यहाँ दिखा दिया। अब रेस्ट ऑफ द पोर्शन की बात करो, ये पानी के अंदर डुबाया हुआ है, तो पानी का मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ टच में है, यहाँ 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 और ऊपर भी तो टच में है, सोचो। तो अब कुछ सरफेस टेंशन यहाँ लग रहा होगा, सारे ऐसे करके लगेंगे इस तरफ और दूसरा इस तरफ लग रहा होगा। तुम बोलोगे बीच में क्या, अरे बीच में तो बल्क है, बीच में तो ये मटेरियल है, तो मटेरियल पे थोड़ी लगेगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो सिर्फ उतना ही लगेगा अगर मैंने इसको पेंट में डुबोया छोड़ा था तो वह हमने छुआ, तो जहां जहां पेंट टच होगा वहां पे लगेगा सरफेस टेंशन। ऐसे उठाओगे तो ऐसे लटका हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे इधर से छूता हुआ, इधर से छूता हुआ, एज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब कुल मिला के अब इतने सारे जो फोर्स लग रहे हैं ना, इसका एक रिजल्टेंट मान लेंगे, और ऊपर में जो इतना सारा तुमको यहाँ दिख रहा है उसका एक रिजल्टेंट मान है, तो 2 बार दिखाना पड़ेगा ना उस फोर्स को। तो सरफेस टेंशन कहता है, अब जरा एज्यूम करो जितनी बड़ी इसकी लंबाई होगी उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहिए, है कि नहीं, डूबेगा पूरा। लिखो सरफेस टेंशन सिंपली मींस force per unit length. Surface tension simply means force per unit length. तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, टी मेरे से जब भी कोई पूछेगा मैं बोलूंगा फोर्स बाय लेंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या टी फोर्स है? नहीं, टी फोर्स पर यूनिट लेंथ है। जैसे होता है ना एक म्यू, मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं इसको, तो वो फोर्स थोड़ी, वो मास थोड़ी, मास पर यूनिट लेंथ है। तो बोलोगे फोर्स क्या? अरे फोर्स है ना टीएल, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो यहाँ टीएल लिया था एक बार तुमको बता। अब समझना टीएल क्यों लिया था, ये एल इसकी लंबाई रही होगी, मतलब जो तुमने यहाँ पे रॉड लिया है रॉड की लंबाई लेंथ एल, रॉड मैंने निडल कहना चाहता हूँ, इस लेंथ की लंबाई इसकी लेंथ एल है, निडल जो हमने लिया। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। इसका मतलब जब भी मैं किसी निडल को पानी के अंदर डुबो दूंगा, डुबोना मतलब डुबोना नहीं है, पानी के सरफेस पे रख दूंगा, तो उसके दो सरफेस, एक जो तुमको दिख रहे हैं और एक जो मुझे दिख रहे हैं, इन दोनों सरफेस पे जो लिक्विड आएगा ना, वो लिक्विड अपने पड़ोसी वाले लिक्विड से खींचे होंगे, और इधर वाले लिक्विड अपने पड़ोसी वाले लिक्विड से खींचे होंगे। उस लिक्विड पे पूरी इसकी लंबाई एल काउंट कर लिया, तो वहां पे हमने डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक्चुअली वो लिक्विड को खींच रहे थे, लेकिन उसका इफेक्ट इसमें पड़ेगा ना, ये उसके टच में गया था। अब यहाँ पे भी फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब यानी कि दो जगह से इसको यहाँ पे रखोगे और इसको एज्यूम कर लो ऐसे रखो। अब बढ़िया, अब यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो टी टीएल साइन थीटा यहाँ से, अब यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखोगे तुम, 2 टीएल साइन थीटा बराबर हो सकते हैं अपन। तो ये बस एक डायग्राम था जो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट निकाल लो सरफेस टेंशन की, फालतू बात है, फोर्स का यूनिट और मीटर, ठीक है। तो ये सब तो
बच्चों वाली बात है, यूनिट वगैरह निकाल लीजिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें हैं मेरे पास, कई सारी बातें हैं, एक एक करके मैं तुमको कराता हूँ, एक एक करके कराता हूँ। फिर से बोल देता हूँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बिल्कुल बल्क में रहूंगा, बल्क मतलब एकदम बीच में कहीं रहूंगा पानी के, तो हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल जितने लूंगा उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो। लेकिन जैसे मैं किनारे पे पहुंच जाऊंगा तो वहां पे वो फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगा। जैसे किसी ने अगर यहाँ की बात कर दी, सोचो, और यहाँ पे कोई निडल पकड़ा दिया, तो निडल इस तरह खींचा रहेगा कि नहीं, सोचो, क्योंकि उसको बैलेंस, लेकिन वही निडल अगर यहाँ हो पानी के अंदर, तो कुछ इधर से खींचने वाले और जितने उधर से उतने ही इधर से, तो उस निडल पे नेट फोर्स कितना रहेगा, जीरो। यानी कि सरफेस टेंशन बीच में बल्क में तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि नेट फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। सरफेस टेंशन लगने का मेन कारण है कि फोर्स बैलेंस नहीं हुआ, सोचिए, तभी तो फोर्स बचा, क्योंकि फिजिक्स में फोर्स का मतलब ही होता है नेट फोर्स। ये कोई फोर्स बच गया था, उसी को पर यूनिट लेंथ हमने सरफेस टेंशन कह दिया, यूनिट में कोई टेंशन नहीं। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत इस पे डायग्राम की बात कर लेते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, एग्जांपल, सिंपल सी बात, लिखना मत, बस सोच लेना। कह रहा है कि अ मॉस्किटो ऑफ मास m इज सिटिंग ऑन लिक्विड सरफेस, ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। कह रहा है कि एक मच्छर पानी के अंदर बैठा हुआ है, एक मच्छर पानी के अंदर बैठा हुआ है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बने, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, उससे एंगल थीटा है, और इस तरीके से नीचे mg ऊपर नीचे, ये हो जाएगा। तो इसको लिखने की कोई इसमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक अच्छी बात तुमको बताता हूं, एक अच्छी बात तुमको बताता हूं, तुमसे पूछ लेता हूं। किसी ने पूछा था कि मैक्सिमम कितना वजन, मैक्सिमम कितना वजन हमारा यहाँ पे बैलेंस किया जा सकता है। जरा तुम सोचना, इस बात को वापस से सोचना। क्या टूटी है, जैसे कैसे टूटी है, कैसे टूटी है साइन थीटा। अगर जी ज्यादा देगा तो नीचे गिर जाएगा। नहीं नहीं, जी ज्यादा नहीं करना है। तुम सोचो, तुम सोचो, कभी तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखे होगे, मैं इसको दोनों एंड को ऐसे पकड़ता हूँ, ठीक, ये जितना भारी होगा ये उतना ही ऊपर जाएगा। एंगल कहाँ से माप रहे, हॉरिजॉन्टल से, तो ये कम था, हॉरिजॉन्टल सोचना, ये बिल्कुल सीधा तो इतना ही हो सकता है, 90 हो सकता है। तो जो मेरा 2t sin थीटा हो रहा है, मैक्सिमम की बात करूंगा, तो जरा देख के देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो क्या सही है। मैं कह रहा हूँ देखो कि भाई 2tl sin थीटा बराबर mg में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस m को मैक्स करूँ, m को मैक्स करूँ, तो 2tl से नीचे निकल, हाँ, इसको मैक्स करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे थीटा को रखना पड़ेगा 90 डिग्री। थीटा कहाँ से एंगल है, हॉरिजॉन्टल से, यानी कि उस समय में तुम कह सकते हो 2tl बराबर m max into g। m max की वैल्यू को तुमसे पूछा कितना ज्यादा वजन इससे बर्दाश्त करा सकते हो, तो वो हो जाएगा 2tl by g। यहां से मास की जो मैक्सिमम वैल्यू तुम यहां से लिखोगे m max, वो तुम सिंपली कह सकते हो 2tl by g, 2tl by g। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, है ना। ये एक छोटा सा सवाल था जो आप समझ सकते हैं। अब हमसे एक्सेस फोर्स के बारे में 2-3 बात पूछा हुआ है, ठीक, कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखो, डिस्कशन ऑन एक्सेस फोर्स, एक्सेस फोर्स, डिस्कशन ऑन एक्सेस फोर्स। डायग्राम इसका आप समझ रहे हैं, बना पाना थोड़ा पकाओ सा, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा इसमें नहीं, लेकिन एक आइडिया जरूर दिया जा सकता है। क्या करो, एक निडल पकड़ो, निडल को थोड़ा क्रॉस सेक्शन लेके इस तरीके से तुमने निडल को यहाँ पकड़ लिया, निडल ऐसे यहाँ पे तुमने बढ़िया तरीके से ऐसे, ठीक है सब ठीक। अब सुनना, यह निडल, सवाल सुनना क्या है, यह निडल पहले से मैंने कहा ना पेंट के सरफेस पे रखा हुआ है, तुम उसको उठाना चाहते हो, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो, consider this needle is kept on a liquid surface. Consider this needle is kept on a liquid surface and we want to lift it. We want to lift it. Then find पहला excess force and minimum force required to lift it. Minimum force required
टू लिफ्ट इट। ये डूबा हुआ है उसके अंदर, डूबा हुआ है। इसका मतलब मैं ऐसे सोचूंगा, इसलिए एक तो इधर से और एक इधर से, सोचो 2 सरफेस है क्या, 2 सरफेस है। अच्छा इधर कितना लगेगा, देखो ये ऐसे ऐसे नीचे से तुम ऐसे ऐसे लगा हुआ होगा इसके अंदर बहुत सारा पेंट दो तरफ से, ये एक तरफ टीएल और उस तरफ भी तो यही हाल होगा, ऐसे रखूंगा तुम्हारी तरफ टीएल, उस तरफ भी तो टीएल, मेरी तरफ से तो मेरी तरफ से भी होगा टीएल, लेकिन मैं इसको उठाना चाहता हूं, मैं लगाऊंगा F फोर्स। अरे mg तो लगेगा ही, सोचो mg किसकी प्रॉपर्टी है, तो बॉडी की है। ये टीएल दो बार, ये तो सरफेस से होने बना ले, तो नीचे टीएल क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम तो फोर्स को बैलेंस करना चाहते हैं। देखो यहां अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो फोर्स बराबर हो जाएगा एक टीएल एक सरफेस का, दूसरा मेरी तरफ से, एक तुम्हारी तरफ से, ये रॉड बार देखो, एक तुम्हारे तरफ का टीएल इधर वाला, और एक मेरी तरफ का टीएल, और उसके बाद एक इसका mg। कम से कम इतना फोर्स लगाऊंगा ऊपर की तरफ तभी तो ये उठ जाएगा, कम से कम इतना तो लगाना ऊपर की तरफ तभी ये उठेगा। अब सवाल है एक्सेस फोर्स का मतलब क्या है, एक्सेस। हाँ अरे एक सोचो यार, हवा में भी होता तो mg तो मुझे लगाना ही पड़ता, हमने एक्स्ट्रा कितना लगाया है लिक्विड के कारण 2TL, तो मेरा एक्सेस फोर्स यहाँ पे 2TL आया, क्योंकि कोई भी बॉडी होगी मैं उसको हवा में उठाऊंगा तो भाई mg तो लगाना ही पड़ता, तो 2TL जो लगा है दिस इज बिकॉज़ ऑफ सरफेस टेंशन, इसी को कहा जाता है एक्सेस फोर्स। अब तुम समझे, देखो सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा, जितनी सरफेस पे लिक्विड एक दूसरे के टच में आएंगे, लिक्विड जहां टच में है, जितनी बार आएंगे उतनी बार लगाएंगे। एक तरीके से उसको कहा जा सकता है ऐसे ही समझने के लिए कि जहां जहां एयर और लिक्विड का इंटरफेस आ रहा, जैसे इसको ऐसे डुबाऊंगा, एक तरफ एयर और लिक्विड साथ में तुम्हारी तरफ और दूसरी बार एयर और लिक्विड साथ में तुम्हारी तरफ। अब तुम सोचो तुमको पूरे के पूरे सरफेस टेंशन में ये चीज फील होने में दिक्कत आएगी, तो अब हम समझ लेते हैं कि दिखता ऐसा है क्योंकि क्वेश्चन भी दिया रहेगा 2D में। अब तुम देखो जो तुमको बताता हूँ, अगर इसको पढ़ाने के लिए आदमी ने एनिमेशन यूज कर दिया, लेकिन पूछने में तो एनिमेशन कभी यूज नहीं होगा, तो जीवन में नहीं बनेगा सवाल, बताऊंगा तुमको। इसमें बहुत ड्रामेबाजी, एनिमेशन में एनिमेशन नोटंकी चलती है, और अंत में सवाल में एक फोटो रहेगा, वो सारा एनिमेशन रहेगा काम से। इसीलिए बात समझिए, ऐसा फोटो का मतलब टीएल मुझे दिखेगा, लूंगा 2TL, सही है। अच्छा अब देखो एक और सवाल, इसके बाद एक कंडीशन करते हैं, छोटी छोटी बातें। जैसे इसने क्या किया, ध्यान से सुनना, इसने क्या किया कि अब उसी सिचुएशन में एक रिंग रख दिया और उस रिंग को ऊपर उठाना चाहते हैं, कितना एक्सेस फोर्स, और ये बातें सेम बात रिपीट करो किसी रिंग के लिए बात रिपीट करो, रिंग। TL प्लस mg देखते हैं। तुम इसको यूज करोगे तुमको दिख रहा है क्या, देखो ये दिख रहा है, इसका यहाँ वाला पार्ट को सोचो तो ये रिंग है, जस्ट जूम इन, इसको तुमने यहाँ से पकड़ के और इसको पानी में डुबो दिया, तो कुछ पानी तो इस रिंग के अंदर भी घुसेगा, कितनी लेंथ में घुसेगा, 2πr में, और ऐसे पलटूंगा तो कुछ पानी इसके बाहर भी रहेगा, कितने लेंथ में, 2πr है। तो बताओ 2 बार लेंथ सोचना पड़ेगा क्या, 2 बार लेंथ सोचना पड़ेगा। तो यानी कि मैं अगर इसी रिंग को अगर इस पे बनाऊं, तो देखो मजबूरी देखो हमारी, इस रिंग को इस पे बनाना कितना अजीब है, बनाएंगे थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी रखेंगे तो ऐसे रखना पड़ेगा, अपने को तो दिखेगा नहीं ना प्रॉपर, ऐसे तो नहीं हाथ लेके वहां पूछेंगे सवाल, हमसे सीधा बोलेंगे रिंग, तो अपने को सोचना है अच्छा
अगर मेरी चूड़ी कोई है, अगर वो गिर गया पानी के ऊपर, तो उसमें पानी कहाँ कहाँ टच में आएगा? अंदर एक बाहर। एक अंदर एक बाहर। तो इसी के ऊपर सवाल है कि कितनी बार टीएल सोचूंगा। तो वो रिंग अगर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे, तो 2 बार टीएल सोचना पड़ेगा। एक अंदर वाला थोड़ा मैं ऐसे करके बना देता हूं ताकि तुमको लगे ऐसे, ऐसे बना दिया। तो एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, एक टीएल अंदर वाला, एक टीएल बाहर। रेडियस हम आर मान रहे हैं। अच्छा, एल के जगह यहां क्या लिखूंगा? 2 पाई आर। यहां भी एल के जगह लिखाएगा 2। और सुनना, इसका वजन तो रहेगा ना यार, इसके वजन से क्या प्रॉब्लम है? अब मैं इसको लिफ्ट करना चाहता हूं, तो नेट फोर्स अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि भैया F ऊपर हम लगाएंगे, इसका mg नीचे लग रहा है, TL अंदर में प्लस TL बाहर में, और L के जगह पे हम 2 पाई r लिखते हैं, तो F इक्वल्स टू mg प्लस 2TL आ रहा है, तो ये आ जाएगा F इक्वल्स टू mg और प्लस 2TL, नहीं L के जगह पे 2। बोल, बात सही है? तो ये तुमको फोर्स यहां से लगाना पड़ेगा, ये तुमको फोर्स यहां से लगाना पड़ेगा, सही है? हाँ, अब हमसे वो कहेंगे कि बताओ एक्सेस फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, बताओ, है ना? अगर एक्सेस फोर्स यही है, मतलब mg तो मैं ऐसे ही लगाऊंगा, हवा में भी रिंग उठाऊं तो मैं mg लगाता हूं। तो ये मेरे पास ये जो हुआ है 2 दूनी 4 और पाई आर टी, है ना? तो ये यही जो लग रहा है ना, दिस वन इज कॉल्ड एक्सेस फोर्स। ये मेरा एक्सेस फोर्स, दिस इज एक्सेस फोर्स। अब मिनिमम फोर्स कितना चाहिए उठाने के लिए? यही F प्लस 4 पाई आर टी, सही है क्या? तो ये है। अच्छा, अगला सवाल देखो क्या पूछ दिया। अगला सवाल कहा कि मान लीजिए अब ये तुम्हारे पास कोई एनुलर रिंग है, एनुलर रिंग। एनुलर थोड़ा अलग होता है। एनुलर कैसा होता है? जिसमें तुमने वो देखा कि सीडी, सीडी उसमें बीच में भी छेद होता है और बाहर से भी होता है। तो बीच में छेद होगा और बाहर से होगा। यही हमारा, ये क्या होगा? ये तो लेमिना हो गया, पूरा डिस्क है, डिस्क है। इसके बीच में एक होल कर दो, जैसे बीच में होल करोगे तो एक छोटा सा रेडियस अंदर भी है, वो रेडियस मैं मान रहा हूँ R1 और बाहर का रेडियस मैं मान रहा हूँ R2। तो तुम जरा सोचो एनुलर रिंग के लिए क्या सोचो? लो हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो कैसे जोड़ नहीं पाओगे। एनुलर रिंग, एनुलर, चलिए ये कोई डिस्क था, 20 से हमने काट दिया, जैसे 20 से काटा है बन गया एनुलर रिंग। अब देखो, एक तो ये अंदर वाले और एक ये बाहर वाले की। मेरे हाथ में था, हाथ में था, सुनना कैसे, ये मेरे हाथ में है, लेकिन उस पे लगने वाले फोर्स को मैं ऊपर से ऐसे करके देख रहा हूँ, ऐसे दिखेगा मुझे। एक अंदर में नीचे लगता हुआ दिखेगा टीएल, तो ये लगेगा मुझे लगता होगा कि अरे टीएल अंदर, और एक टीएल मुझे लगेगा अच्छा बाहर से भी तो हर तरफ से लग रहा है टीएल, तो दूसरा टीएल मुझे ऐसे लगता हुआ दिखेगा। अच्छा, बाहर के लिए मैं क्या लिखूंगा? टी इंटू 2 पाई आर 2, और अंदर के लिए लिखूंगा टी इंटू 2 पाई आर 1। ये इस तरीके से लगेगा, ये इस तरीके से। हाँ, और ये पानी के अंदर था, मुझे इसको उठाना है भैया, मुझे तो ऊपर F लगाना पड़ेगा, और इसकी mg की क्या गति है? वो तो लगेगा ही नीचे। तो जो नेट फोर्स मुझे कम से कम मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, तो वह नीचे लगने वाले सारे फोर्स को बैलेंस कर लो। तो नीचे लग रहा था, एक तो mg लगेगा ही लगेगा, कहीं पे लेके जाओ, प्लस एक t इंटू 2 पाई r1 प्लस t इंटू 2 पाई साथ में r2। दिस इज हाउ यू करना है। कुल मिला के मेरा कोई सामान पानी के सरफेस पे पड़ा है, मुझे बहुत शिद्दत के साथ उसको उठाना है। ऐसे नहीं कि दम लगा के डुबो नहीं देना है, प्यार से उठाना है कि बस लिक्विड उसके टच में आए। यही टारगेट था। अब देखो इसमें अगला, अब तुम थोड़ा आइडिया लग गया होगा कैसे करते हैं। तो अगला देखिए, आप समझिए,
हमने एक फ्रेम डुबो दिया, फ्रेम रेक्टेंगुलर फ्रेम डुबो दिया पानी के अंदर, उसको उठाना चाहते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम। तब सोचो क्या होगा, एल लेंथ का फ्रेम है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एल लेंथ का फ्रेम मतलब 4 रॉड को बांध के तुमने एक फ्रेम बना दिया, उसको पानी में डुबो दिया। बताओ 8 है ना, 8 हो जाएगा। एक रॉड ऐसे, उसके 2 सरफेस, एक रॉड ऐसे, इसके 2 सरफेस, एक रॉड ऐसे, इसके 2 सरफेस, और एक रॉड ऐसे, इसके 2 सरफेस। ये डूबा है पानी में, मैं देख रहा हूं ऊपर से। एक रॉड के लिए बोलते हैं तो ऐसे ऐसे करके देख लो। एक रॉड के लिए सोचोगे तो 2 इंटू TL, इसका भी 2 इंटू TL, इसका भी 2 इंटू TL, और इसका भी 2 इंटू TL। सोच के देखो, एक रॉड था, अभी हमने काम किया था तो उस पे 2 TL लग रहा था उसको उठाने में। 4 रॉड को उठाने हैं तो 8 इंटू TL लगेगा। हाँ, इसका mg जो होगा वो तो नीचे लगेगा इसे, तो मिनिमम इतना फोर्स लगाऊंगा तब ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और एक्सेस क्या लगाना पड़ा, तो यही जो 8 TL बड़ा है बचा हुआ है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एक्सेस फोर्स। ए हो गया एक्सेस फोर्स, है कि नहीं? एक पूछे। अच्छा कह रहा है कि बताओ अगर ये लेमिना होता तो क्या करना होता? लेमिना माने ऐसा, ये देखो देख रहा हूं, ये ऐसे आता, ये डूबा हुआ है ऐसे, तो 4 ही बचता ना, बीच में तो पानी 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 नहीं, मटेरियल 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 मिटाओगे। अब यदि इसको आप पैक कर देते, इसको पैक कर देते, कहानी ऐसी हो जाती है जैसे मोबाइल आपका पानी के सरफेस पे गिरा और डूबा नहीं, आश्चर्यजनक बात है, लेकिन मान लीजिए ऐसा हुआ है और उसका सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके की कहानी है। यहाँ तो मटेरियल है, मटेरियल पे सरफेस टेंशन नहीं लगता, सरफेस टेंशन लगता है। सरफेस टेंशन का सीधा मतलब है कि पानी है तो उसको पानी खींचेगा, सिंपल। तो यहाँ का TL, यहाँ का TL, यहाँ का TL, यहाँ का TL, तो 4 इंटू TL, ये 4 TL क्या होगा, एक्सेस फोर्स। ये मेरा आ गया एक्सेस फोर्स। अच्छा, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा इसको कि उठाने के लिए, तो mg इसका वजन प्लस साथ में 4 TL। इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। ये पूरी कहानी जो अभी तक की थी ये एक्सेस फोर्स के ऊपर थी। अब जो अगला टॉपिक है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग दे दो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस टेंशन के अंदर सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ रहे हैं सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉपिक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल बनते हैं। इसका मतलब होता है, तुम एक फॉर्मूला लिखो, सबसे ज्यादा यही हो जाता है। देखिए W बस बराबर T इंटू डेल्टा, W अस बराबर तुम यूज करोगे T मल्टीप्लाई बाई डेल्टा A, T मल्टीप्लाई बाई डेल्टा A, दिस इज कॉल्ड W अस। W अस का मतलब होगा T इंटू डेल्टा A, डेल्टा A मतलब चेंजिंग एरिया, सही है। अब देखो ये फॉर्मूला आता है छोटे से डेरिवेशन से, लेकिन वो डेरिवेशन हमको नहीं चाहिए। आइए देता हूं थोड़ा सा। हमारे पास कोई फिल्म ऐसा था, हमने यहाँ पे इसके सरफेस को लिया, ये फिल्म के सारे मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ लेके जाना चाहूंगा। जैसे इसको यहाँ से इतना लेके जाना चाहूंगा, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। जो काम करूंगा उससे इसका कनेक्टेड एरिया थोड़ा में चेंज होगा, वही हमारा वॉल्यूम के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हमको ये चीज नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऐसा। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले तुमको दिमाग यूज करना, यूज तो करो इस फॉर्मूले को, लेकिन यूज विद दिमाग, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। तुमको देखना पड़ेगा कि फ्री सरफेस कितने हैं, तुमको देखना पड़ेगा वहां पे फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब कितनी बार एयर और लिक्विड टच में आया है। फ्री सरफेस का मतलब होता है एयर लिक्विड इंटरफेस, कितनी बार एयर और लिक्विड का काउंटर हुआ है, दिस इज कॉल्ड एयर लिक्विड इंटरफेस, फ्री सरफेस बोलते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल दो तीन चीज तुमको बता दूं, एक सवाल आपके पास है लेकिन मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। एक एक करके बात करिए। जैसे 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 एक क्वेश्चन है जिसमें इसने दे दिया लिक्विड ड्रॉप, इसने कह दिया हमसे लिक्विड ड्रॉप, पानी की बूंद, लिक्विड का ड्रॉप। लिक्विड के ड्रॉप में एयर कहाँ होगा? लिक्विड ड्रॉप होता क्या है? लिक्विड के ड्रॉप में अंदर में क्या होगा? एयर कैसे होगा? अरे भाई एक बूंद पानी पिला दो और तुमको वो ठग दे, अंदर में हवा भर दे, लेस थोड़ी बेच रहे हैं। लिक्विड ड्रॉप के अंदर लिक्विड होगा, तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर इस तरीके से अंदर में भरा होगा पानी। लिक्विड ड्रॉप में अंदर में पानी भरा हुआ होगा, अंदर तो नेट फोर्स बचेगा नहीं ना, कहाँ बचेगा? बाउंड्री पे, क्योंकि हवा और लिक्विड के सरफेस यहाँ पर है। तो लिक्विड ड्रॉप के पास कितनी फ्री सरफेस? वन, एक फ्री सरफेस होगा ना इसके पास, एक फ्री सरफेस। तो सुनना, कभी क्वेश्चन में लिक्विड ड्रॉप दिया हो और तुमको ये फॉर्मूला अगर लगाना पड़े ना, देखो डब्ल्यू एस को क्या बोलते हो तुम? डेल्टा यू बोलते हो नहीं? तो कभी तुमको पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात वहां पे चले तो टी इंटू डेल्टा ए लगाओगे तो वहां आराम से वन फ्री सरफेस है तो यहाँ पे वन रखोगे। अच्छा अब देखो अगला जैसे मान लो मेरे पास है क्वेश्चन, उसमें उसने सोप बबल दे दिया, सोप बबल। अब सोप बबल जो होता है, पानी को साबुन का जो बुलबुला होता है, उस साबुन के बुलबुले में ऐसा होता है, वो साबुन का बुलबुला बहुत हल्का सा महसूस होता है क्योंकि अंदर में हवा रहता है, उसमें अंदर में एयर और बाहर में भी एयर। तो एक बार एयर किसके टच में आएगा? एक बार एयर तो अंदर वाले के टच में आ रहा है और एक बार एयर बाहर वाले के टच में आ रहा है। तो कितने फ्री सरफेस हो गए? दो फ्री सरफेस। तो सोप बबल देखते ही, जैसे मैं देखूंगा यहां से सोप बबल, तो सोप बबल देखते ही मैं टू फ्री सरफेस सोचूंगा। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करूंगा? T इंटू टू इंटू डेल्टा है, टू इंटू डेल्टा है ना? जितने फ्री सरफेस उतने का एरिया चेंज होगा। अच्छा ठीक है भाई, तो बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे दिमाग से, इसके अकॉर्डिंग ऐसी बात हो जाएगी। अब तुमको एक आसान बात बताऊं, जब भी तुम क्वेश्चन में देखो एक वर्ड उसने यूज किया होगा फिल्म, फिल्म। जैसे वो फिल्म वर्ड बोले, क्वेश्चन में बड़ा बोलते हैं फिल्म है, तो फिल्म बोलते ही तुम समझना कि टू फ्री सरफेस की बात हो रही है, टू फ्री सरफेस। और दो फ्री सरफेस जब होते हैं तो T इंटू टू इंटू डेल्टा ए रहेगा। फिल्म बोलते ही ऐसा है। चलो अब अगला उसने पूछा लिक्विड ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से एयर ड्रॉप, ये भी ठीक है, ये सब भी कर लिया हमने। फिल्म वाले सवाल खूब सारे पूछते हैं, चलिए अच्छी बात है। एक सवाल आपको कराता हूं, एक सवाल आपको कराता हूं, लिखिए तो, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन in the formation of, find the work done in the formation of liquid drop of radius r against surface tension, against surface tension, against surface tension। सुनना बात को, इसने कहा है क्या बनाना है? लिक्विड ड्रॉप। और लिक्विड ड्रॉप बनाना है मतलब पहले नहीं था, तो ए इनिशियल क्या था मेरे पास? जीरो। हम बात कर रहे हैं लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में कितने फ्री सरफेस? एक। ए इनिशियल था हमारे पास जीरो। अच्छा बताओ ईमानदारी से, ए फाइनल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। लिक्विड ड्रॉप, ड्रॉप स्फेरिकल होता है ना, सरफेस एरिया लेते हैं तो ड्रॉप हमारा स्फेरिकल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे चेंज इन एरिया क्या लगाऊंगा? डेल्टा ए लगाऊंगा यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर माइनस जीरो, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? फॉर्मूला लगाऊंगा डब्ल्यू एस। अच्छा सुनना एक चीज, ये वर्क कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और इस वर्क को करने से हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसीलिए इस वर्क डन को सरफेस एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम कर रहे हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट। वर्क इज डन अगेंस्ट द सरफेस एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या आ गया? T मतलब सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया।
पहले था ही नहीं तो जीरो कर दिया, बाद में हमने बना लिया तो उसका एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे यूज करते हैं। हम ये सीखना चाहते हैं कि हम इस फॉर्मूले को बुद्धि लगा के कैसे यूज करें, हाउ टू यूज। किताब में तुम परेशान हो, कभी टू कभी ये कभी वो, आप बात पूरी समझो। अगला करिए सवाल, अगला कह रहा है वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर। अब सोप बबल बनाना है, ब्लोइंग में होता है बनाना, ब्लो करते हैं